नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS में। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और डीमिस्टिफाइड लेक्चर नंबर 43 की शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग। और फैमिली की यूनिट को हमने 2 लेक्चर पहले शुरू किया था, ठीक है। पेपर 1 यूनिट 2.4 आपका फैमिली की यूनिट है। फैमिली को एज एन एसोसिएशन एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इससे प्रीसीडिंग लेक्चर्स में हमने मैरिज वगैरह की यूनिट्स को पढ़ा हुआ है। तो आज ये तीसरा लेक्चर है फैमिली वाले यूनिट का और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ मैरिज। 2 टॉपिक को एक साथ करेंगे, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर बढ़ेगा। यूजुअली लेक्चर हमारा 10 मिनट के आसपास होता है, ये हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए इसके अंदर में। वाई? बिकॉज हम 2 टॉपिक्स को मर्ज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ मैरिज आपने पढ़ा है, इवोल्यूशन ऑफ फैमिली और मैरिज एक दूसरे से काफ़ी कॉम्प्लीमेंट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कि जो फैमिली है उसका फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है कि किस प्रकार की समाज में मैरिजेस आपको होते हुए देखने को मिल रही हैं। तो आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए अपने साथ में एक दूसरा छोटा सा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैरिज, इसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया हुआ है। ऑलराइट, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि समय वैसे भी कम है, ये 9 मिनट वाली सीरीज़ है। कभी कभी यहाँ पर समय ज़्यादा लगता है, 2-4 मिनट, बिकॉज ऐसा नहीं कि घड़ी लेके हम 9 मिनट हो गए तो लेक्चर को बीच में ही छोड़ दिया, है ना। ख़त्म करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको। तो हम फैमिली के टाइप्स और बाकी डिटेल्स को वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं प्रीसीडिंग लेक्चर्स में। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो पहले ज़रूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये तीसरा लेक्चर है फैमिली का। अगर आपने पिछला नहीं देखा है तो ये आगे आपको कंटिन्यूटी में समझ में नहीं आता है कई बार। फैमिली का हम इवोल्यूशन अगर बात करें, है ना, जैसे ह्यूमन का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है, हम लगातार चेंजेस हमारे अंदर में आते गए, फिजिकल लेवल पर, बायोलॉजिकल लेवल पर। वैसे ही जो सोशल इवोल्यूशनिस्ट हैं, इनका मानना क्या था, खासकर जो मिड 19 टू लेट 19 सेंचुरी में जो स्कॉलर्स थे, लाइक मॉर्गन, टाइलर, ये सारे लोग जितने थे, इनका मानना था कि सोसाइटी के अंदर में भी अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका आपको एक लगातार इवोल्यूशन देखने को मिला है। उसके अंदर में भी प्रोग्रेशन और चेंजेस आए हैं, और इन चेंजेस को स्टेज वाइज उन्होंने डिवाइड कर दिया। और जब हम फैमिली मैरिज की बात करते हैं या किनशिप की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन या वर्क एक आ जाता है। वन ऑफ द क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट, जो सबसे अर्ली और वन ऑफ द आप कहोगे मेजर क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट जो हमारे हैं, जिनका क्या नाम है, लेविस हेनरी मॉर्गन, या फिर आप लुइस हेनरी मॉर्गन भी कई लोग इनको बुलाते हैं। आपके ऊपर है, आप प्रोनाउंसिएशन जो भी करो, नाम स्पेलिंग आप सही लिखनी चाहिए आपको, और जो स्कॉलर हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और इनका काफ़ी सारे वर्क हैं, ठीक है। पर इनका जो तीसरा वर्क था, जिसका नाम क्या था, एंशिएंट सोसाइटी, जो कि पब्लिश होता है इन द ईयर 1877। इस किताब के अंदर में, इस वर्क के अंदर में बेसिकली इन्होंने एक स्कीमेटिक इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया अलग अलग तरीके के सोशल इंस्टीट्यूशंस का। ऑलराइट, इससे पहले भी इनकी 2 इंपॉर्टेंट किताब आई थी, आपको पता होगा। ये 5वां इनका मेजर वर्क था जो कि पब्लिश हो रहा है। लेकिन किताब की अगर हम बात करें तो इन द सीक्वेंस ये इनका तीसरा मेजर वर्क था, जो कि हम जहां तक कंसर्न, ठीक है ना। पहला लीग ऑफ इरिक्वाय, जो कि 1951 में आया था। देन 71 में दूसरी इनकी किताब आई थी, दूसरी सिस्टम ऑफ कंसर्निटी एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली, और ये तीसरा 77 में एंशिएंट सोसाइटी। इसी के अंदर में वो इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन को समझा है। तो जब हम लाइव क्लासेस में पढ़ते हैं, क्लासेस के अंदर में जो आप में से सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उनको एक जगह पर सारे मटेरियल, रिसोर्सेज, टेस्ट सीरीज और कम से कम समय में पूरी तैयारी, स्ट्रक्चरेशन से लेकर के सारी चीज़ समझना होता है ना। जिनका टारगेट आने वाला साल या आने वाले 2 से 3 साल होते हैं, वो हमारे बैचेस में वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। आप में सोच सकता है कोई अभी सोच रहे हो, कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, और आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है 4-5 साल हो, तो कई बार आप थोड़े रिलैक्स होते हो कि बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप में से भी अगर कोई है ऐसा जो कि तुरंत अपीयर करना चाहता है, यानी कि 1 साल 2 साल में, आने वाले 1 से 3 साल के अंदर में, तो जरूरी है कि आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ पढ़ाई करो। और वो पढ़ाई हम बैचेस में करते हैं, है ना। यहाँ पे तो समय है हमारे पास, टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, 9-10 मिनट की सीरीज है, तो सिर्फ हम ऊपर से ब्रीफ कंटेंट को बताते हैं, पर इसको पढ़ के हम आंसर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। जानकारी हो जाती है, कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं, क्लैरिटी मिल जाती है, आइडिया मिल जाता है, बट आंसर लिखना, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझना और कंटेंट को स्ट्रक्चर करना, ये अलग चीज़ है। सब कुछ आते हुए भी ये चीज़ के ऊपर हम काम नहीं करेंगे तो दिक्कत वहाँ पर हमें हो रही होती है, ठीक है ना। तो ये अभी हम इस लेक्चर के अंदर में पूरे चार्ट को नहीं ड्रॉ करेंगे, जितना हमें ज़रूरत है उतना हम यहाँ पर बात करते हैं। मॉर्गन ने क्या किया, 3 अलग अलग स्टेजेस बताई। उन्होंने कहा कि सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ है, सोसाइटी प्रोग्रेस की है, एक स्टेज से दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, और ये 3 जो मेजर स्टेज इन्होंने बताई, ये कौन कौन सी थी,
पहली स्टेज सेवेजरी की थी, दूसरी स्टेज बार्बरिज्म की थी और तीसरी स्टेज सिविलाइजेशन की थी। इन्होंने बताया कि सोसाइटी इन 3 स्टेज से होकर के गुजरी है। अब इसमें जो सेवेजरी और बार्बरिज्म है, यहां पर इन्होंने लोअर, मिडल और अपर यानी कि फर्दर 3 सब क्लासिफिकेशन दे दिए कि भाई सेवेजरी और बार्बरिज्म में 3-3 और सब स्टेजेस हैं। सिविलाइजेशन को इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। और इसी के बेसिस पे यहां पर एक हम जब क्लास के अंदर में पढ़ते हैं तो मैरिज, फैमिली, किनशिप, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट, सबका इवोल्यूशन कैसे हुआ एक साथ पढ़ते हैं। पूरा चार्ट हम पढ़ रहे होते हैं जब हम थ्योरीज को डिस्कस करते हैं, मॉर्गन की कंट्रीब्यूशन को जब हम पढ़ते हैं। पर यहां पर हमें सबकी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? फैमिली पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फैमिली की बात करेंगे। तो यहां मान लीजिए मैरिज की बात की, हम मैरिज नहीं पढ़ रहे तो उसको छोटे में खत्म कर दो आप। यहां पर फैमिली जो कि हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, इसके यहां पर थोड़ा सा स्पेस देंगे। और इसके अलावा भी इन्होंने कई और स्टेजेस, कई और थीम्स को डिस्कस किया है, जैसे किनशिप, जैसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरीके से जो आपका स्टेट की अवधारणा है वो एमर्ज की, बैंड के लेवल से कैसे मॉडर्न स्टेट पे आए, ये सारी चीज़ों को भी डिस्कस किया। हम फैमिली की बात करते हैं तो इनका कहना है कि सबसे शुरुआती समय पे जो फैमिली हुआ करती थी, इनको आप क्या बोलते थे? कंसेंग्विनियल फैमिली बोलते थे। कंसेंग्विनियल फैमिलीज बोलते थे। ये लोअर सेवेजरी की स्टेज पे हुआ करती थी। कंसेंग्विनियल फैमिलीज वर कैरेक्टराइज्ड बाय इंसेस्टस रिलेशनशिप। इंसेस्ट जो कि आजकल टैबू है, यानी कि जो लोग जन्म से रक्त से संबंधित हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, मैरिजेस नहीं हो सकती। जैसे सिबलिंग्स हो जाते हैं, पेरेंट्स हो जाते हैं, इनके बीच में आप देखते हो शादियां नहीं होंगी, है ना। लेकिन शुरुआत में समाज में किसी प्रकार का नियम कानून नहीं था। ऑलराइट, स्टार्टिंग में सोसाइटी में किसी प्रकार का रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, समझ नहीं थी, उतनी विकसित नहीं हुई थी। चीज़ों को हम समझना शुरू किए थे, विवेकशील होना शुरू कर रहे थे। तो अभी इन द एब्सेंस ऑफ दीज रूल्स इंसेस्टस टाइप ऑफ मैरिजेस वर डन। इस तरह की जो मैरिजेस थी यहां पर इस समय पे हो रही थी, ठीक है ना। तो यहां पर इसके ऊपर टिक मार्क लगा दे रहे हैं कि आई मतलब इंसेस्ट वाली जो रिलेशनशिप है ये प्रिवेल करती थी। तो इस तरीके के जो एक प्रोमिस्कुअस रिलेशनशिप से जो एसोसिएशन हो रहा था उसकी वजह से जो फैमिली बन रही थी वो आपकी कंसेंग्विनियल फैमिली है, कंसेंग्विनियल टाइप की फैमिली है। जब हम मिडल सेवेजरी के ऊपर जाते हैं तो यहां पर एक फैमिली एमर्ज करती है जिसको आप क्या कहते हो? पुनालुअन टाइप ऑफ फैमिली। पुनालुअन टाइप ऑफ फैमिली। पुनालुअन फैमिली के अंदर में ऑल्दो आपको इंसेस्ट होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना, नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मेल आर एसोसिएटेड विद ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फीमेल। कुछ मेल कुछ फीमेल के साथ यहां पर संबंध बना रहे हैं, ठीक है ना, उनकी यहां पर एसोसिएशन हो रहा है, पर पेयरिंग नहीं देखने को मिल रही है आपको। पेयरिंग नहीं हुई है। जो जोड़े का कंसेप्ट होता है ना, कपल का, वो यहां पर भी नहीं आया हुआ है। तो यहां पर क्या था? यहां तो खुली छूट थी कंसेंग्विनियल में कि पूरा समाज ही जिसके साथ मन करे आपका, कोई रूल गाइडलाइंस कुछ है ही नहीं, किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में जा सकते हो। यहां पर उसको लिमिट कर दिया कि भाई 2, 4, 5, 10, 15, 20 जितने भी हैं, पर आपको इन्हीं लोगों में से ये 10 लोग की हमने एसोसिएशन करा दी, मैरिज करा दी इन 10 लोगों के साथ, 10 मेल 10 फीमेल। अब उन 10 मेल में 10 फीमेल में कोई पेयर किसी का नहीं बना, कोई जोड़ा नहीं बना, तो ओपनली आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रैंडमली जा सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद एक स्टेज आती है जिसको आप कहते हो सिंडेस्मियन टाइप ऑफ फैमिली। सिंडेस्मियन टाइप ऑफ फैमिलीज किस तरीके से बन रही हैं? यहां पर भी आप ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल एक्सक्लूसिविटी का आइडिया एमर्ज हो गया कि एक इंसान का एक ही पार्टनर होगा, फिजिकल सेक्सुअल पार्टनर यहां पर होगा, ऐसा भी नहीं हुआ था। यहां पर भी इंडिविजुअल आउट ऑफ द मैरिज भी रिलेशनशिप के अंदर में दूसरे लोग के साथ फ्रीली जा सकते थे, बिना छुपे छुपाए ओपनली जा सकते थे, ठीक है ना। आप कहोगे कि आज भी ऐसा है, आज है, बट वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं जो कि सोसाइटी की नज़र में सही नहीं ठहराए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि ऐसा क्या था कि आपकी पेयरिंग तो बन गई है, इंसेस्ट रिलेशनशिप यहां पर भी नहीं होगी, इंसेस्ट रिलेशनशिप यहां पर भी नहीं होगी, लेकिन आपका क्या है कि एटलीस्ट पेयरिंग बन गई है, जोड़े का कंसेप्ट आ गया। जब हम बार्बरिज्म में लोअर बार्बरिज्म के लेवल पर आते हैं तो ये स्टेज के अंदर में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इस स्टेज पे भी सिंडेस्मियन का कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा, सिंडेस्मियन का कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। एंड इवन इसके बाद भी सिंडेस्मियन, तो सिंडेस्मियन एक लंबे समय तक आपको चलते हुए ये टाइप ऑफ मैरिज देखने को मिल रही है, ठीक है। जब आप अपर बार्बरिज्म में जाते हो तो सबसे पहली बार जो पेट्रियार्कल टाइप की फैमिलीज हैं ये फॉर्म हो रही है, पेट्रियार्कल टाइप ऑफ फैमिलीज हैं ये फॉर्म हो रही हैं। कैसे फॉर्म हो रही हैं? यूजुअली यहां पर पॉलीगाइनस टाइप ऑफ मैरिजेस, यानी कि एक
जो मेल है उसकी कई सारी फीमेल्स होती थी। इस तरीके की मैरिजेस से ये एक पेट्रियार्कल टाइप ऑफ फैमिलीज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। और लास्ट स्टेज जब सिविलाइजेशन की आती है तो इंसान मोनोगैमी पे आ जाता है। मैरिज कैसी हो रही है? मोनोगैमी, और उससे फैमिली जो बन रही है वो मोनोगैमियन। तो इसीलिए हम इसको बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, बिकॉज अगर आपने पिछले लेक्चर्स में मैरिज का इवोल्यूशन पढ़ा है तो ये समझना आसान हो जाता है। फैमिली मैरिज के थ्रू ही बनती है। कुछ लोग की मैरिज होगी, उससे फैमिली बन रही है, और बिना फैमिली के मैरिज भी नहीं होगी, क्योंकि दो लोग पार्टनर बनेंगे, उनके बच्चे होंगे, फिर उनकी शादी होगी तो आगे शादी बढ़ेगी। ठीक है ना? तो ये मुर्गी और अंडे वाला हिसाब है कि फैमिली के बिना मैरिज नहीं, मैरिज के बिना फैमिली नहीं, इन जनरल कंडीशंस। ठीक है ना? तो ये आपको आते हुए देखने को मिलेगा। ये है फैमिली का इवोल्यूशन। नाउ जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, जल्दी से क्विकली पढ़ लेते हैं। बड़े सिंपल फंक्शंस हैं, और ये फंक्शंस भी मैरिज के फंक्शंस की तरह इससे मिलते जुलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। फंक्शंस, सबसे पहला यहाँ पर क्या है? फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल फंक्शंस आप कहोगे। ठीक है ना? कुछ यहाँ पर इकोनॉमिक फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ यहाँ पर सोशल और कल्चरल फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आपको यहाँ पर साइकोलॉजिकल फंक्शंस देखने को मिलेंगे। अब जैसे फिजिकल बायोलॉजिकल में क्या है? सेटिस्फैक्शन और ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सेक्सुअल नीड, ये आपका फिजिकल बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है और साथ ही साथ प्रोक्रिएशन को भी आप यहां पर रखोगे, ये एक फिजिकल बायोलॉजिकल होता है। इकोनॉमिक में क्या है? इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली एक दूसरे को प्रोवाइड करती है। मेंबर्स इन द डिफिकल्ट टाइम, फॉर एग्जांपल एक भाई है, उसका वहां पर बिजनेस में लॉस हुआ तो उसको सपोर्ट वहां पर कौन कर सकता है? दूसरा भाई कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि फैमिली के अंदर में इंटीग्रिटी या बॉन्ड्स किस प्रकार के हैं। अगर किसी प्रकार की तकरार है तो वो शायद हेल्प ना करे, बट इन जनरल सिनेरियो फैमिली स्टैंड करती है एक दूसरे। अगर आपकी कोई भी तरीके की आर्थिक आपको मजबूरी है, दिक्कत है, परेशानी है, तो वहां पर फैमिली विल सपोर्ट यू। तो इट ऑल्सो एड्स द इकोनॉमिक कॉपरेशन एस्पेक्ट। अगर हम फैमिली को देखें, सोशियो कल्चरल क्या है कि जब भी आप फेस्टिवल की बात करते हो, है ना, जब भी आप पिलग्रिमेज की बात करते हो, जब भी आप किसी तरीके के कल्चरल थीम्स के अंदर में पार्टिसिपेट करते हो, तो वहाँ पर फैमिली के मेंबर के तौर पर और फैमिली के साथ में करते हो, फैमिली के साथ में कर रहे होते हो। ठीक है ना? इन द इनिशियल टाइम फ्रेम, जब सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन वगैरह नहीं आया था, हम आज के दौर में नहीं थे, टेक्नोलॉजिकल दौर में नहीं थे, मटेरियलिस्टिक दौर में नहीं थे, तो फैमिली वाज आल्सो द यूनिट ऑफ रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। कि साथ में ही लोग पिकनिक पे जाते थे, साथ में ही लोग एक दूसरे को हंसाना, खेलना, ये सारी चीज़ें, हंसी मजाक, ये सब चलती थी। है ना? आजकल तो रिप्लेस कर दिया मोबाइल फोन्स और दुनिया भर के गैजेट्स आ गए हैं, तो फैमिलियल बॉन्ड्स और रिलेशनशिप वीकन हुए, बट ये एक जनरल एस्पेक्ट आपको देखने को मिलता है। साइकोलॉजिकल के अंदर में क्या है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पर आ जाता है। कई बार कई प्रकार की परेशानी होती है, फियर होता है, डर होती है, घबराहट होती है। ऐसे समय में जब हम टेंस हैं, नर्वस हैं, तो हमारी फैमिली हमें क्या करती है? एक मोरल सपोर्ट, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एग्जामिनेशन है, डर लग रहा है, पढ़ा नहीं है, या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, कोई इंपॉर्टेंट लाइफ का फेज है ना, जिसके अंदर में हमें घबराहट हो रही है, तो फैमिली हमें वहाँ पर कंसोल करती है, फैमिली हमें वहाँ पर इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो दीज आर द मेजर फंक्शंस। इसको छोड़ के और भी कई फंक्शंस होते हैं जो कि लेक्चर्स में जो हम पढ़ते हैं, क्लासेस के अंदर में, है ना, लाइव क्लास जो आपकी होती है, डिटेल में इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है, और एक एक एग्जाम्पल्स लेकर के, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स, कुछ जो केस स्टडीज़ हैं एंथ्रोपोलॉजिकल, और कुछ जो हमारे सोसाइटी के एग्जाम्पल है, जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं? हमारे बैचेस के अंदर में। और आप में से भी अगर कोई लोग अभी या फिर बाद में भी, जब भी आप प्लान करो हमारे बैच को, अगर आप ज्वाइन करना चाहो, कि कम समय में सारी चीज़ आपको पढ़ाई एक साथ में करनी है, सारे नोट्स, ताकि बहुत मुश्किल क्या होती है ना, समय आपका कैसे बर्बाद होता है कि आप एक नोट के साथ शुरुआत करते हो तैयारी, फिर आपको पता चलता है अच्छा किसी ने बोल दिया कि नहीं ये तो थोड़ा दिक्कत है, इससे बेहतर नोट है, आपने पढ़ा उसमें थोड़ा आपको अलग लगा, तो आपको लगा कि ये तो कुछ मैं मिस कर रहा था यार, ये तो मैं पढ़ नहीं रहा था। अब आपको नहीं पता कि वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, पर आपको कुछ नया दिखा, तो आप उसकी तरफ भी शिफ्ट हुए। फिर किसी और ने कुछ कहा, फिर किसी टॉपर के नोट आ गए, फिर कोई इग्नू आ गया, ईपीजी आ गया, कोई एम्बर बोलने लगा, किसी ने कहा केरला बोर्ड की किताबें पढ़ो। तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़े, एक कैसी मुश्किल है, वो वाला सीन हो जाता है ना। जैसे हिस्ट्री पढ़ने आता तो बिपिन चंद्रा कोई बता रहा है, कोई कह रहा है रामचंद्र गुहा कह रहा है, कोई कह रहा है शेखर बंदोपाध्याय पढ़ लो, कोई कह रहा है स्पेक्ट्रम ही से काम चल जाएगा, तो कोई कुछ और बता रहा है। तो कहाँ से, तो ये दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाए, इसलिए आपको एक जगह पर नोट्स चाहिए होते हैं, अदरवाइज आप भूले भटकते रहते हो, 6 महीने सोर्स में ही गायब रहते हो आप। उसमें भी जब पढ़ना शुरू करते हो तो फोमो आता है कि कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ,
कुछ छूट तो नहीं रहा है जो कोई अच्छे से कर रहा होगा। तो इस सबको घबराहट को छोड़ के स्ट्रीमलाइन करके आपको अपनी प्रिपरेशन को ले चलना होता है। तो वो चीज़ हमारे बैचेस में आपको मिल जाती है, सोर्सेज एक साथ मिल जाते हैं और पूरी पढ़ाई होती है, टेस्ट सीरीज के साथ होती है और अपने डाउट्स को भी आप लगातार पूछते रहते हो यहाँ पर। इस तरीके से आप पढ़ाई करना चाहते हो अगर कंफर्मेशन के साथ, श्योरिटी के साथ, सही दिशा में, तो हमारे बैचेस 18 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, अपकमिंग बैचेस। तो अभी तो समय है, लेकिन इतना भी ज़्यादा समय नहीं है ना। आप बैचेस को जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए और आप मुझे मैसेज भेजिएगा ताकि मैं कुछ जो बेसिक्स के वीडियो मैंने बनाए हुए उनके लिंक आपको भेज दूंगा, तो आप उसको आराम से देख लोगे क्लास शुरू होने से पहले, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे बैचेस में। ऑलराइट, तो 18 दिसंबर अपकमिंग बैचेस हैं। फीस हमारी लगभग 14,999 के आसपास है। ये फी आपको तब मिलती है जब यहाँ पर लिखा हुआ कोड आप एडमिशन लेते समय लगाते हो। ये कोड आप स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर लगाते हो, चाहे NCERT ले रहे हो, P2I, कोई भी कोर्स, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर कुछ और डिस्काउंट मिलता है, किसी और कोर्स पे कुछ और डिस्काउंट मिलेगा। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट हर कोर्स का है वो ये कोड लगाने से मिल जाता है, प्लस मेरी गाइडेंस भी आपको अवेलेबल हो जाती है। लाइव क्लास हमारी पूरी चलती है, लेकिन उसके साथ उसका 1.5 साल का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलता है कि बीच में अगर किसी वजह से आपकी पढ़ाई छूट जा रही है, कोई गैप आ जा रहा है, तो आपको वापस से पैसे खर्च ना करने पड़े। 1.5 साल तक जितने में आप 4 बार 5 बार कोर्स खत्म कर सकते हो, उतनी आपके पास रिकॉर्डिंग रहे। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होती है, अलग से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बैचेस के अंदर में एनरोल्ड है यहाँ पर हमारे टेस्ट सीरीज जो है। टेस्ट सीरीज में कुछ आपका 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ पेपर हैं, मॉडल आंसर्स मिलते हैं, पूरे टेस्ट का मैं डिस्कशन भी करता हूँ। मटेरियल कंटेंट की बात करोगे तो अलग अलग नेचर के कंटेंट मिलते हैं। एक रेफरेंस नोट होता है जिसको क्रक्स कहते हैं, क्लास PPTs, हैंड रिटन नोट, ये सारी चीज़ मिल रही है आपको। और इन तीनों के साथ साथ एनरिचमेंट नोट्स भी आपको अलग से PDF में दिए जा रहे होते हैं। तो कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो ऑप्शनल के सिलेक्शन में या एनरोलमेंट में या कुछ भी ऑप्शनल से संबंधित अगर आपकी समस्या है, परेशानी है, जिज्ञासा है, तो आप उत्कर्ष सिंह _hair पे उसको मुझसे पूछ सकते हो। मेरी इंस्टा ID है, खुद की ID से या किसी की भी ID से आप भेज सकते हो। खुद नहीं चलाते हैं तो किसी और की ID से भेजिए, कोई ID नहीं है तो ईमेल पे आप भेज दीजिएगा मुझे क्वेश्चन अपने, ठीक है। ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर 50 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स, पूरा 10-11 साल का PYQ यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप एक साथ उसको PDF को डाउनलोड कर सकते हो। कई सारे फ्री मटेरियल भी मौजूद है। हर कोर्स में नए बच्चे US लाइव का कोड लगाएंगे डिस्काउंट के लिए, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पर मुझे मैसेज कर दें इन IDs पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन को आप गेन कर सकते हो। सो होपफुली सी ऑल इन द अपकमिंग बैचेस, अदरवाइज इन दिस डीमिस्टिफाइड